हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हम इन 3 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मैं आपके सामने ये 3 क्वेश्चन बताता हूं पहले, उसके बाद ही हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। आज का जो लेक्चर है ना, ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। आप मुझे बोल रहे थे कि सर केमिस्ट्री का भी रिकॉर्ड करो, केमिस्ट्री का भी रिकॉर्ड करो, तो मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ इनको। पहला है, अभिक्रिया वेग से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की इकाई बताइए। तो पहला वर्ड होगा हमारे ये। शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसके लिए वेग नियतांक की समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, अर्धायुकाल भी ज्ञात कीजिए। तीसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक के व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए और अर्धायुकाल भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, लगभग मैं ये 3 सवालों के आंसर दूंगा आपको, उसमें मैं ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और लगभग जो भी आपके 12th बोर्ड में जो सिलेबस में है वही स्पेशली वही पढ़ाऊंगा, ताकि थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है इस वर्ड से। रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये रासायनिक बल गतिकी क्या है उसकी जानकारी ले, उससे पहले जो इस पार्ट में जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं मैं उनकी जानकारी दे देता हूँ आपको। स्पेशली ये 4 टॉपिक आपको, ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। स्पेशली अभी आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्पेशली 4 टॉपिक है। तो पहला वर्ड है हमारा रासायनिक बल गतिकी। तो ये रिलेटेड किससे? तो मैं इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको मैं बैक में ले जाता हूँ। बैक मतलब थोड़ी सी आपको पीछे की जानकारी। जैसे मैं आपके सामने कुछ 2 अभिक्रिया के उदाहरण देता हूँ। एक तो अभिक्रिया देता हूँ जैसे मैं कि जब आप NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराते हैं तब ये AgCl बन जाता है और NaNO3 बन जाता है और इसका तुरंत ही श्वेत अक्षय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा बताऊं कि C6H12O6, अगर आप इसका यीस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराते हो तब ये जो होता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसे अवायवीय शोषण भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है ये O2 की अनुपस्थिति में होती है। दोस्तों, अब मैंने आपके सामने लिखा है NaCl प्लस AgNO3, AgCl का श्वेत अक्षेप और NaNO3। दूसरा लिखा है कि ये ग्लूकोज है, इसका अगर मैं यीस्ट मिलाकर किण्वन कराता हूँ तो C2H5OH बनता है। तो इन दोनों से मतलब क्या है? अगर हम पढ़ क्या रहे हैं तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक बल गति। और रासायनिक बल गति की जो आप रिलेटेड है, वो जो वर्ड रिलेटेड है वो अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड है। अब ये क्या है? तो थोड़ा सा वापस ये समझो, NaCl AgNO3 जब इन दोनों की रिएक्शन होती है ना तब ये रिएक्शन बहुत ही तीव्र होती है, तुरंत AgCl का श्वेत अक्षय प्राप्त हो जाएगा। जबकि अगर मैं ग्लूकोज में यीस्ट मिलाकर कुछ दिन रखता हूँ, मतलब कुछ दिन उसको छोड़ देता हूँ, तब धीरे धीरे मंद, बिल्कुल ही मंद रिएक्शन होगी, तब अल्कोहल का निर्माण होगा। इसे हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। तो ये जो अभिक्रिया ये तो किस टाइप की है? ये मंद। और ये जो अभिक्रिया ये किस टाइप की है? तीव्र। इसका मतलब ये अभिक्रिया है क्या? तो ये दोनों अभिक्रिया डिपेंडेंट है इनके वेग पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, किससे रिलेटेड? अभिक्रिया के वेग से संबंधित। तो अब परिभाषा ये बनती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें
अभिक्रिया के वेग नियतांक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। यह होती है रासायनिक बल गतिकी। मतलब रसायन विज्ञान की कोई शाखा है, कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्पेशली अभिक्रिया के वेग से संबंधित, मतलब अभिक्रिया के वेग से संबंधित वेग नियतांक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वेग किसके कारण बढ़ता है या किसके कारण घटता है, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब तो ये वर्ड आपका क्लियर हो चुका होगा कि रासायनिक बल गतिकी का मतलब क्या है, कि अभिक्रिया के वेग नियतांक, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहता है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटाता हूँ फिर। रासायनिक बल गतिकी हो गया वर्ड, रासायनिक अभिक्रिया भी हो गया। अब ये अभिक्रिया का वेग क्या है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग। इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, बोला जाता है इंग्लिश में, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये अभिक्रिया का वेग क्या है? अच्छा, वेग वर्ड से तो आप सब परिभाषित हैं, मैं थोड़ा सा वेग वर्ड से ही आपको डिफाइन करवा देता हूँ। अगर हम जनरली अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो वेग का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जो होती है उसे वेग कहा जाता है। परंतु अब यहाँ तो कोई वस्तु तो है ही नहीं, स्थिति परिवर्तन, यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसी से हमारी वेग की परिभाषा बनेगी कि क्या बनेगी, तो अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। ठीक है, अब ये वर्ड जो है सांद्रता, पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है सांद्रता। अब ये सांद्रता क्या है, तो आपको पता ही होगा, सांद्रता आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि स्पेशली सांद्रता को स्पेशली मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता ऐसा भी बोला जाता है। तो मैं जनरली एक वर्ड सांद्रता यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा ले लो कि लीटर विलियन में उपस्थित, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, अणुओं की संख्या, कि 1 लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या जो होती है उसे हम सांद्रता से डिफाइन करते हैं। अब जैसे आपने H2SO4 के लिए वर्ड सुना होगा, सांद्र H2SO4, तनु H2SO4। अब ये सांद्र का मतलब क्या होता है, तो सांद्र का मतलब होता है कि उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब क्या है कि उसमें जल कम है और अणुओं की संख्या ज़्यादा है। आप ये निर्धारित कर लो कि कोई भी अम्ल 100% प्योरीफाई होता ही नहीं है। तो सांद्र का मतलब क्या होता है कि उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है, और तनु का मतलब क्या होता है, उसमें अणुओं की संख्या कम है। तो सांद्रता का सिंपल मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित अणुओं की जो संख्या होती है उसे सांद्रता कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से अणुओं की संख्या हटाकर मोलों की संख्या कर देता हूँ तब वो मोलरता हो जाता है। क्या परिभाषा होती है उसकी, तो फिर कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो हमारा अभी टॉपिक जो है वो सांद्रता। अगर हम इसका जनरली अगर सूत्र देखते हैं वो होता है ग्राम पर लीटर, ऐसा भी हो सकता है, और अगर आप इसे लिखो मोल पर लीटर तो दोनों सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली मोल पर लीटर ही यूज़ करना
ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये मोल वर्ड क्या है तो मैं इसकी जानकारी भी धीरे धीरे दे दूंगा आपको। फिलहाल अपन सांद्रता से, और सांद्रता का जो स्पेशली सिंबल होता है इसे इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो इसे सी से सिंबलाइज करते हैं, और या इसका स्पेशली जो सिंबल होता है वो ये होता है, इससे कैपिटल ब्रैकेट, ये जो बड़ा कोष्ठक जो होता है इससे सांद्रता को डिफाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अभिक्रिया का वेग किससे क्या हो गया, अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन की दर। अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है अच्छा, सांद्रता में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है कि ये जो सांद्रताएं होती है, मतलब जैसे आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ये जो रिएजेंट है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। यहाँ एक वर्ड और लिखो तो ये भी लिख दो, समय के सापेक्ष। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना, यहाँ एक ये सिंबल भी यूज किया जाता है। अब ये ऋणात्मक सिंबल क्या है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह जो होता है यह अभिकारकों की सांद्रता में कमी को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी। अब ये क्या है, 2 मिनट। अच्छा, इससे अभिक्रिया के वेग को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अब यह मैंने पॉजिटिव लगाया और ये डेल्टा का मतलब परिवर्तन, और पी मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद, और मैंने सांद्रता का इसका मतलब क्या है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ये जो धनात्मक चिन्ह होता है ये क्या दर्शाता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि क्या है मतलब इसका, तो देखो कि जैसे मैं लेता हूं कि समय, यहां ले लिया मैंने समय t1 और t2। अब यहां जो अभिकारक थे उनकी सांद्रता मैंने r1 ले ली और r2 ले ली, और जो उत्पाद थे यहाँ पर जो सांद्रता है वो P1 ले ली और P2 ले ली। अब हमें पता है कि अभिकारक कि मैंने जैसे मान लो किसी अलग अलग अभिकारक के 50-50 अणु दोनों के ले लिए। अब वो दोनों अभिकारक शुरू में जब थे तब उत्पाद, जब वो दोनों अलग अलग थे तब तो उत्पाद 0 था। जैसे ही मैंने मिलाए तो अभी क्या उत्पाद बनने लग गया, तो अभी उत्पाद कम है और उत्पाद ज़्यादा हो गए धीरे धीरे। T2 समय पर उत्पाद की मात्रा ज़्यादा हो गई ना। ऐसे कैसे, अभिकारक शुरू में ज़्यादा थे, अभिकारक के अणु मतलब शुरू में जब ज़्यादा थे, जब T1 समय था, धीरे धीरे अब अभिकारक जो थे वो उत्पाद में चेंज कन्वर्ट होने लग गए, तो किस में कमी आ गई, अभिकारक की सांद्रता में कमी है। इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है तो उसे लिखने का तरीका ये होता है कि आप ऐसा कर दो R2 माइनस R1 कर दो अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो दोस्तों, जब हम कम से ज़्यादा घटाते हैं तो हमें पता है ऑब्वियसली ऋणात्मक चिन्ह आता है, तब उसे ऋणात्मक और डेल्टा R से ऐसे दर्शाया जाता है अपॉन डेल्टा T। या अगर मैं इसके अनुसार लिखूँ तो P2 माइनस P1 कर दूँ अपॉन T2 माइनस T1। अब पता है कि अब उत्पाद बाद में ज़्यादा है, शुरू में कम था, तब उसे लिखा जाता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे कि किसी अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, या किसी अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि समय के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग कहलाती है। समझ में आ गया दोस्तों, इसे बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। तो इससे आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये दोनों वर्ड आपके यूज होंगे। मैं थोड़ा सा इसे एक ग्राफ से भी समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो समय था,
और ये मान लो सांद्रता है। अब यहाँ क्या अभिकारक ज़्यादा है, क्योंकि जब समय कम था, 0 था, तब अभिकारक ज़्यादा थे, तो इनका जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है। अब मान लो समय 0, अब यहाँ तो उत्पाद तो 0 है ना, क्योंकि जब मैंने अभिकारकों को मिलाया ही नहीं है तो उत्पाद तो 0 ही होगा। जैसे मैं मिलाता हूँ फिर ये ऐसे बढ़ता है और फिर ये अभिक्रिया का जो वेग वो लगभग स्थिर हो जाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट भी आता है। उसके बाद अभिक्रिया का वेग शुरू में तो बढ़ता है, उसके बाद लगभग ये धीरे धीरे लगभग स्थिर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ग्राफ भी होता है अभिकारकों एवं उत्पाद की सांद्रता से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है कर्व ये अभिकारक से रिलेटेड होता है और ये जो कर्व होता है ये उत्पाद से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं इसे मिटाता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इससे आगे के टॉपिक जैसे वेग नियतांक की इकाई, अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, जो भी है उनके लिए वेग व्यंजक, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।